फेरिंग्स जो कि हमारा फूड पाइप होता है जिसके अंदर खाना जाता है, उसकी शेप कैसी होती है? तो उसकी कोन के तरीके की शेप होती है। कोन जैसे 3 कोनों वाली होती है, उसे कोन शेप कहते हैं। तो वो फेरिंग्स जो है वो कोन शेप का होता है। फेरिंग्स के बाद ओरल कैविटी, नेज़ल कैविटी से फिर क्या आता है? तो इन सब के बाद आता है हमारा फूड पाइप जो स्टमक पे जाके ख़त्म होता है, उसे हम एसोफेगस कहते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें हवा भी जाती है और खाना भी जाता है? तो रेस्पिरेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही पार्ट है, तो वो कौन सा है? तो वो फेरिंग्स होता है, जहाँ पे हवा भी जा सकती है और खाना भी हो सकता है। धागेनुमा 2 ड्रम होते हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जवाब होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स का काम क्या होता है? तो लैरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स होता है जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। जो हम बोलते हैं ये लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो मेल होता है उसका वोकल कॉर्ड बड़ा होता है, इस वजह से उसकी जो आवाज़ होती है वो हल्की होती है, लो पिच होती है और लो ही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि तीखी नहीं होती, कानों में लगती नहीं है। तो ये लो पिच होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि फीमेल में वोकल कॉर्ड छोटी होती है, इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है और पिच भी हाई होती है, इसलिए उनकी तीखी आवाज़ होती है, शरील आवाज़ होती है। क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड छोटी होती है इसलिए आवाज़ तीखी होती है। अल्वोलाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक कोलेजन होता है और दूसरा उसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर मिलकर अल्वोलाई बनाते हैं, और अल्वोलाई जो है वो लंग्स का बेसिक यूनिट होता है। एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस हिस्से में होता है? तो गैसेस का एक्सचेंज अल्वोलाई में होता है। जो राइट साइड पे फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि राइट साइड में कितने फीसद जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है? तो 56% राइट साइड पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जबकि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड से छोटी होती है, इस वजह से यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो कम होती है, गैसेस का एक्सचेंज कम होता है 44%। राइट साइड में कितने लोब होते हैं? लोब वो होता है जिसके ऊपर अल्वोलाई अटैच होते हैं, और अल्वोलाई में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो जितने ज़्यादा लोब होंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्सचेंज होगी। तो राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं। लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड से छोटी होते हैं, तो इस वजह से जो लेफ़्ट साइड का लंग होता है, फेफड़ा होता है, उसके अंदर 2 लोब होते हैं। इस वजह से उस साइड पे अल्वोलाई भी कम होते हैं और गैसेस का एक्सचेंज भी कम होता है। फेफड़ों के ऊपर जो कवरिंग मौजूद होती है उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? तो हर ऑर्गन की अलग अलग कवरिंग होती है। 2 लंग्स की होती है प्लूरा, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। वो पाइप जिससे हवा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, फेरिंग्स फूड पाइप। तो यहाँ पे ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप कहलाएगा, जिससे हवा गुजरकर फेफड़ों तक पहुँचती है। ट्रैकिया फिर मज़ीद डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और वो एक लेफ़्ट साइड पे जाता है और एक राइट साइड पे। तो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। नाक और मुंह के दरमियान में कौन सा हिस्सा है जो नाक को और मुंह को अलग अलग डिवाइड करता है, सेपरेट करता है? तो यहाँ पे हमारा पैलेट होता है जो नाक को और मुंह को अलग करता है। ट्रैकिया कितनी लेंथ का होता है, यानी कि कितना लंबा होता है? हमारे जो गले में ट्रैकिया मौजूद है वो उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। लैरिंग्स जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो किस चीज़ में मौजूद होता है, किस जगह पर मौजूद होता है? तो ये ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है।
कौन सा हिस्सा प्रोटेक्ट करता है कि हमारा खाना जो है वो हवा वाली नाली में ना चला जाए? तो ग्लोटिस जो है वो हिस्सा होता है जो कि हवा को फूड वाली नाली में और फूड को हवा वाली नाली में जाने से रोकता है। ग्लोटस के ऊपर एक ढक्कन मौजूद होता है जो कि बंद हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, तो उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूड वाली साइड पे बंद हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हवा वाली साइड पे हो जाता है। फेफड़ों का बेसिक यूनिट कौन सा है? अगर वो मौजूद ना हो तो फेफड़े किसी काम के नहीं। तो यहाँ पे अल्वोलाई है जो कि गैसेस का एक्सचेंज होता है अल्वोलाई में, इस वजह से ये बेसिक यूनिट होता है। गैसेस एक्सचेंज किस जगह पर होती हैं? तो गैसेस का एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं कि अल्वोलाई जो है वो बेसिक यूनिट होता है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। किस वजह से हमारी जो हवा है, हम जो सांस लेते हैं वो इन और आउट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। सांस लेना और सांस खारिज करने को वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन का दूसरा नाम रेस्पायरेशन होता है। ये आपको तकरीबन सवालों में मिलेगा आपको कि वेंटिलेशन को और क्या कहते हैं, तो रेस्पायरेशन कहते हैं, सांस लेना और सांस खारिज करना। वेंटिलेशन के कितने टाइप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं? तो वेंटिलेशन के 2 स्टेप होते हैं, एक जिसमें हम सांस लेते हैं और एक जिसमें हम सांस खारिज करते हैं। 2 स्टेप होते हैं सांस लेने के। वो स्टेप जिसमें हम सिर्फ सांस अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर जाती है हवा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और इनहेलेशन भी कहते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन ए और बी भी हो सकता है। वो अमल जिसमें हम फेफड़ों से हवा को खारिज करते हैं माहौल के अंदर, उसे हम एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो इसके ए और बी दोनों हो सकते हैं। एक्सरसाइज करते करते हम जब डीप सांस लेना शुरू कर देते हैं तो वो एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो उसमें हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो हम गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ताकि लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाए, तो उस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। अगर ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन हो जाए तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दूसरी डिजीज़ जिसके अंदर लंग्स के टिश्यूज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? तो जिसमें लंग्स के टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसे टीबी कहा जाता है। अगर लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कि वॉइस बॉक्स में सूजन हो जाए तो उसे हम लैरिंगाइटिस कहते हैं। और अगर लंग्स में सूजन हो जाए तो उसे हम कहते हैं निमोनिया। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं जो पूछे जा सकते हैं। सेल की कौन सी ऑर्गेनेली में रेस्पायरेशन होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, जहाँ पर रेस्पायरेशन होती है। अगर रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जो रेस्पायरेशन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और जो रेस्पायरेशन हम ऑक्सीजन के बगैर करते हैं, लेते हैं जो सांस हम, तो वो बगैर ऑक्सीजन के सांस लेने को हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन कौन सा अमल है? तो रेस्पायरेशन एक कैटाबोलिक अमल है जिसके अंदर ब्रेक डाउन होती है। जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन होने को हम कैटाबोलिक कहते हैं। रेस्पायरेशन कौन सा रिएक्शन है? तो रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये
जिसकी भी ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।